guys, welcome back to our channel Sharma Ji Ka Beta Imbibe Complex Concepts. Are you excited for today's session? So let's continue our journey to learn GST. Join me for the class. Hi sir. हाय नोरा। आज हम आर्टिकल 279A डिस्कस करेंगे। Okay sir. नोरा, लेट मी टेक यू टू आवर न्यू स्टूडियो। Sure sir. Wow, this looks so beautiful. थैंक्स नोरा। हम आर्टिकल 279A डिस्कस करें उससे पहले लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन जो मैंने पिछले सेशन में आपसे पूछा था। जीएसटी किस देश में और कब सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था? Sir, GST was introduced in 1954 in France. दैट्स करेक्ट नोरा। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1954। लेट्स गो बैक टू आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। तो अब क्वेश्चन यह बनता है कि जीएसटी काउंसिल क्या है। इसको हम डिस्कस करें उससे पहले लेट मी टेक यू बैक टू आर्टिकल 246A। इफ़ यू रिमेंबर, जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 246A के थ्रू जीएसटी लाया गया था इंस्टेंट ऑफ ब्रिंगिंग इट थ्रू यूनियन लिस्ट 1, 2 और 3। आर्टिकल 246A के थ्रू जीएसटी लाने का मेन पर्पस था कि स्टेट्स और सेंटर को इक्वल पावर हो। जीएसटी में हर एक स्टेट को और सेंटर को इक्वली पार्टनर होना था, इसलिए यह जरूरी था कि हर एक स्टेट और सेंटर एक साथ एग्री हो तभी जीएसटी आ सकता था। अगर एक भी स्टेट एग्री नहीं होता तो जीएसटी को लाना पॉसिबल नहीं था। अब जब इतने सारे स्टेट और सेंटर इन्वॉल्व हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। तो उस केस में क्वेश्चन बनता है कि क्या किया जाए। तो उसका समाधान यह है कि हम कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाएं या कमेटी बनाएं जो इस टाइप के डिस्प्यूट्स और डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करें। इसी ग्रुप को या कमेटी को आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल कहता है। अगर कोई इस टाइप का ग्रुप या कमेटी बनती है तो हर एक स्टेट चाहेगा कि उसमें उस स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हो और सेंटर भी चाहेगा कि उसका रिप्रेजेंटेटिव उसमें मेंबर हो ताकि वह उस स्टेट या सेंटर के बिहाफ पे बात कर सके। तो आर्टिकल 279A कहता है कि हम एक जीएसटी काउंसिल बना सकते हैं जिसमें हर एक स्टेट और सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा जो इस टाइप की डिस्प्यूट्स और डिसएग्रीमेंट्स को आपस में मिलकर रिजॉल्व करेंगे। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो जीएसटी काउंसिल कुछ नहीं है। जीएसटी काउंसिल जस्ट लाइक अ पंचायत। इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes sir. गुड। नोरा, आर्टिकल 279A 4 टॉपिक्स पे बात करता है। जो पहला पॉइंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। यह बताता है कि जीएसटी काउंसिल को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। दूसरा पॉइंट है मेंबर्स के बारे में बात करता है कि जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे। अभी हमने बात किया था कि इन लेमन लैंग्वेज हम जीएसटी काउंसिल को पंचायत समझ सकते हैं। तो पंचायत में एक सरपंच होता है, वैसे ही जीएसटी काउंसिल में एक चेयरपर्सन होता है। तीसरा जो पॉइंट ये कवर करता है वो कोरम और वोटिंग का करता है। प्लीज़ रिमेंबर कि जो कोरम है और वोटिंग है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कोरम वो परसेंटेज बताता है या वह नंबर बताता है जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी होने पर किसी मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। सपोज कि एक ग्रुप है या एक कमेटी है जिसमें 50 मेंबर हैं और उसकी कोरम रिक्वायरमेंट 50% है। तो इन दिस केस 50 का 50% 25, अगर 25 मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी कोई मीटिंग बुलाई गई होगी, उसको वैलिड या अप्रूव माना जाएगा। नाउ कम बैक टू वोटिंग। वोटिंग का मतलब होता है जब कोई प्रपोजल जितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं उनके सामने लाया जाता है तो उसके फेवर या अगेंस्ट में वोट करते हैं। इस प्रोसेस को हम वोटिंग कहते हैं। वोटिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि कोई प्रपोजल अगर मीटिंग में लाया जाता है तो कितने लोग अगर फेवर में वोट करेंगे तो उस प्रपोजल को पास किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट जीएसटी काउंसिल के रिगार्ड्स हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे डिटेल में। चौथा जो पॉइंट है जीएसटी काउंसिल के बारे में वो रिकमेंडेशंस का है। आर्टिकल 279 ये कहता है कि जीएसटी काउंसिल कुछ रिकमेंडेशंस दे सकता है।
बेसिकली रिकमेंडेशंस को आप ये कंसिडर करो कि ये जीएसटी काउंसिल के काम हैं। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स मूव। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को बनाने का राइट किसके पास है? जीएसटी काउंसिल को बनाने का राइट प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट को 60 डेज के अंदर जीएसटी काउंसिल बनानी थी। ये 60 डेज कहाँ से काउंट होने थे? 60 डेज उस दिन से काउंट होने थे जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 पास हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 8 सितंबर 2016 को पास हुआ था। तो इस डेट से 60 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को जीएसटी काउंसिल बनानी थी। लेकिन प्रेसिडेंट ने 2 दिन के अंदर ही जीएसटी काउंसिल को फॉर्म कर दिया था। सो जीएसटी काउंसिल 10 सितंबर 2016 को बन गई थी और इसकी नोटिफिकेशन 12 सितंबर 2016 को आ गई थी। नाउ यू कैन सी जो हमारी गवर्नमेंट थी जीएसटी को लाने के लिए कितने रश में थी। Yes, sir. गवर्नमेंट का जो ओपिनियन था कि जीएसटी आने के कारण सारे देश में एक टैक्सेशन सिस्टम लग जाएगा जिसके कारण इंडिया की जीडीपी तेजी से बढ़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, उनको लगता था कि एक टैक्सेशन सिस्टम होने से जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वे इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिस्टम था उसमें इन्वेस्टर्स को हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। क्योंकि अगर सपोज वे यूपी में इन्वेस्ट करते थे तो कुछ और लॉ लगता था, अगर वो केरला कंसीडर करते थे तो अलग लॉ लगता था, तो हमेशा एक कन्फ्यूजन बनी रहती थी। स्टेट वाइज टैक्सेशन सिस्टम अलग था। तो अगर पूरे देश में एक सिस्टम है, एक टैक्सेशन है, एक जैसा रेट है, तो बिजनेसमैन को हमेशा इजी रहता है इन्वेस्ट करना। Yes, sir. True. So I hope now constitution of GST Council is clear to you. Yes, sir. Absolutely. Now let's move to our next point. Now let's discuss about members of GST Council. But before that, you answer me कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं? Sir, 28 states. बट जीएसटी के लिए हम कितने स्टेट्स कंसीडर करते हैं? पर सर जीएसटी के लिए हम 31 स्टेट्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर वैसे तो यूटीज हैं, बट जीएसटी में इनको स्टेट्स कंसिडर किया जाता है। गुड नोरा। आर्टिकल 279 ए कहता है कि जीएसटी काउंसिल में हर एक स्टेट से एक मेंबर होना चाहिए और सेंटर से 2 मेंबर होने चाहिए। सो एज जीएसटी काउंसिल के लिए हम 31 स्टेट कंसिडर करते हैं, तो ये 31 मेंबर होंगे और 2 मेंबर सेंट्रल से होंगे। सो टोटल 33 मेंबर्स होंगे जीएसटी काउंसिल में। यस सर। जो 33 मेंबर्स में से 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, वे 2 मेंबर्स में से एक मेंबर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे देश का वित्त मंत्री या है, वे होंगे, और दूसरे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस होंगे। जो स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट से एक मेंबर होगा। ये जो मेंबर है या तो फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है स्टेट का, या कोई और अदर नॉमिनेटेड पर्सन हो सकता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके सर। जैसे पंचायत में एक सरपंच होता है, वैसे ही जीएसटी काउंसिल में हमको एक चेयरमैन चूज करना होता है। तो एज पर आर्टिकल 279 ए, ये जो चेयरपर्सन होगा ये हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। तो अभी फिलहाल कैन यू टेल मी कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? यस सर, श्रीमती निर्मला सीतारमण। गुड नोरा। जीएसटी काउंसिल में एक वाइस चेयरमैन भी सिलेक्ट होगा। ये वाइस चेयरमैन जो स्टेट्स के 31 मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक हो सकता है, ये स्टेट्स डिसाइड कर सकते हैं। ओके सर। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। यस सर। Now let's move to our next point, quorum and voting. Now let's discuss about quorum and voting. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको quorum और voting में डिफरेंस बताया था। quorum का मतलब होता है कि जो किसी भी काउंसिल या कमेटी के टोटल मेंबर्स होते हैं उसमें से कितने मेंबर प्रेजेंट होंगे, तो उनके द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई होगी उसको वैलिड या अप्रूव माना जाएगा। इन केस ऑफ जीएसटी द रिक्वायरमेंट इज 50%। 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल के टोटल मेंबर 33 हैं। जब 33 के 50% लोग प्रेजेंट होंगे तभी मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। सो इन केस ऑफ जीएसटी काउंसिल 50% ऑफ 33 इज 16.5। लेकिन हम आदमी को तो आधा काट नहीं सकते हैं, तो इसलिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए कोरम को हम 17 मानते हैं। सो इफ 17 पीपल आर प्रेजेंट, मीटिंग विल बी कंसिडर्ड वैलिड। नाउ कम टू वोटिंग। आई एक्सप्लेन यू वोटिंग क्या होता है। जब कोई प्रपोजल किसी मीटिंग में आता है तो उसके फेवर और अगेंस्ट में जो लोग वोट करते हैं उस प्रोसेस को हम वोटिंग कहते हैं।
सो जीएसटी काउंसिल में अगर कोई प्रपोजल आता है, उसके पास होने के लिए 75% लोगों का उसके फेवर में वोट करना जरूरी है। बट दिस 75% ऑफ व्हाट? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल और जितने लोग प्रेजेंट हैं। प्लीज रिमेंबर, वोटिंग के लिए हमेशा जितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट हैं उसका 75% काउंट होगा। सपोज इन केस ऑफ जीएसटी काउंसिल, जो हमारे टोटल मेंबर्स हैं 33 हैं, बट सपोज सिर्फ 25 लोग मीटिंग में आते हैं, सो वोटिंग को लिए सिर्फ 75% ऑफ 25 कंसीडर होगा। बट प्लीज होल्ड, ये जो 75% की कैलकुलेशन है वो इतनी इजी नहीं है। उसके लिए नाउ हैव लुक एट दिस 2 पॉइंट्स। वोटिंग के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है उसको 33.33 की वेटेज दी गई है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज है वो 60.67% है। प्लीज नोट कि जो ये वेटेज है ये सिर्फ वोटिंग के लिए है, कोरम के लिए नहीं है। कोरम में एक आदमी का एक वोट है, बट जब मीटिंग होगी और किसी प्रपोजल पे वोटिंग होगा तो इस वेटेज के हिसाब से हम लोग काउंट करेंगे। आई विल शो यू सम क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बट लेट्स हैव अ डिस्कशन हियर। हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी का पर्पस है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इक्वल पावर हो। अगर सपोज वोटिंग के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक मेंबर के वोट को सिर्फ एक काउंट किया जाता, तो अगर सारे स्टेट गवर्नमेंट के लोग किसी प्रपोजल के फेवर में या अगेंस्ट में वोट कर देते तो प्रपोजल पास हो जाता या फेल हो जाता, तो वहाँ सेंट्रल का जो रोल है वो जीरो हो जाता। बट सेंट्रल को भी पावर चाहिए थी, इसीलिए जो सेंट्रल की वोटिंग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उनको 33.33% का वेटेज दिया गया, और स्टेट गवर्नमेंट को 66.67 का वेटेज दिया गया, ताकि किसी भी प्रपोजल को पास करने के लिए सेंटर उसके फेवर में या अगेंस्ट में वोट करे तो वो काउंट हो, वो कंसिडरेबल हो। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Yes, sir. गुड। नाउ लेट्स डिस्कस रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या क्या रिकमेंड कर सकता है? द फर्स्ट पॉइंट, टैक्सेस टू बी सबसम्ड इन जीएसटी। जीएसटी के आने के बाद से कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में विलीन हो गए, जीएसटी में हमने उनको कंसीडर कर लिया। जैसे कि एक्साइज खत्म हो गया, जो हमारे पहले स्टेट्स के टैक्स लॉस थे वो खत्म हो गए, तो ये सब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है। जीएसटी काउंसिल उन गुड्स और सर्विसेज को भी रिकमेंड करता है जिन पे जीएसटी लगता है या जिनसे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अपोर्शनमेंट ऑफ जीएसटी, यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड आर्टिकल 269A, जो कहता है कि जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी की पेमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, लेकिन ये जो पेमेंट है ये स्टेट में भी बांटी जाएगी। तो जो आईजीएसटी की कलेक्शन है उसको सेंट्रल को स्टेट के साथ भी बांटना है, इसको हम अपोर्शनमेंट ऑफ जीएसटी कहते हैं। ये भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है। कई बार किसी सामान पे या सर्विस पे हमको स्पेशल रेट लगाना होता है, तो वह भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है, और कितने टाइम के लिए वो स्पेशल रेट लगेगा वो भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिमिट है, उस लिमिट को भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है। ये जो लिमिट है वी विल डिस्कस जब हम रजिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग यू रिमेंबर कि जो जीएसटी काउंसिल है वही रिकमेंड करेगा कि क्या लिमिट होगी टर्नओवर की, जिससे कोई किसी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। कुछ हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम होती है और कुछ और चीज़ों के कारण उनको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट कंसीडर करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो भी प्रोविज़न होंगे स्पेशल, उनको जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। इफ़ यू रिमेंबर वाइल डिस्कसिंग आर्टिकल 246 से वी डिस्कस कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है या बोथ पे लगता है, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगता, ना तो उस पर अब लगता है ना कभी फ्यूचर में लग सकता है। दूसरा हमने डिस्कस किए थे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिन पे जीएसटी तो अभी नहीं लगता बट फ्यूचर में लग सकता है, उस डेट से जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, तो ये भी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे डिसाइड होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Yes, sir. Now let's go and do some questions. नोरा, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस जिससे हमारा कोरम और वोटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप ऑप्शन 1 में देखो, हमको पता है कि जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर्स हैं। इस 33 मेंबर्स में से एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें 16 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, 2 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के और 14 मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट के। तो आप मुझे बताओ, क्या कोरम पूरा हुआ इस केस में? नहीं सर, कोरम के लिए हमें 50% की ज़रूरत होती है और 33 का 50% 17 होगा जीएसटी के लिए, तो ये नहीं है। करेक्ट नोरा।
मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि 50% ऑफ 33 वैसे तो 16.5 होता है, बट जीएसटी में इसको 17 कंसीडर करते हैं क्योंकि एक आदमी को हम लोग हाफ कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस केस में जो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट है वो 16 है, विच इज़ लेस देन 17, सो टेक्निकली विच इज़ लेस देन 50%। तो इस केस में कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग को अप्रूव और वैलिड नहीं माना जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने लिखा है कि कोरम इज लेस देन 50%, सो मीटिंग इज नॉट अप्रूव्ड। नाउ लेट्स डू ऑप्शन 2। इस केस में सपोज एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें 25 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से और 23 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट से। तो आपके हिसाब से क्या इसमें कोरम पूरा है? यस सर, क्योंकि ये 17 से ज़्यादा है। करेक्ट नोरा, जो 50% की रिक्वायरमेंट है इसमें फुलफिल होती है, तो इसलिए कोरम पूरा है और मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। नाउ सपोज कि इस मीटिंग में एक प्रपोजल आया और उस प्रपोजल के फेवर में 14 लोगों ने वोट किया। उन 14 में 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर हैं और 12 स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये जो प्रपोजल आया है, अगर उसके फेवर में 14 लोगों ने वोट किया है तो इसको हम पास मानेंगे या नहीं? सर, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ओके, लेट्स डू द कैलकुलेशन। इस टेबल में आप देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग में वेटेज है वो 33.33% है और स्टेट गवर्नमेंट का जो वेटेज है वो 60.67% है। तो इसका मतलब हुआ कि जो टोटल मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेजेंट है मीटिंग में, उनकी वेटेज 33.33% है। अब हमको ये निकालना है कि जिन मेंबर्स ने फेवर में वोट किया उनकी क्या परसेंटेज आएगी। तो हम क्या करेंगे कि जितना टोटल वेटेज है 33.33%, उसको जितने लोगों ने फेवर में वोट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 2 ने फेवर में वोट किया तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जितने मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के मीटिंग में प्रेजेंट है उससे डिवाइड करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 2 मेंबर ही मीटिंग में प्रेजेंट थे और 2 ही ने प्रपोजल के फेवर में वोट किया, तो इस केस में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों 2 से करेंगे। तो इसका शेयर 33.33% आएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में हमेशा जो ये नंबर है ना, ये 33.33% ही आएगा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों मेंबर्स हैं वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सेंटर का एजेंडा किसी प्रपोजल के फेवर में वोट करना है तो दोनों फेवर में ही वोट करेंगे। अगर इसका एजेंडा उसके अगेंस्ट वोट करना है तो दोनों अगेंस्ट वोट करेंगे। तो या तो ये अगर फेवर में होगा तो 33.33% होगा और अगेंस्ट होगा तो फिर काउंट ही नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। यस सर। नाउ कम टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के केस में हमने कहा था कि उनकी वेटेज 66.67% है। किनकी वेटेज? जितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट है। टोटल लोग कितने मीटिंग में प्रेजेंट है? 23 फ्रॉम स्टेट। सो 23 लोगों की वेटेज जो है वो 66.66% है। और इसके अब हम उसका जो लोगों ने मीटिंग में जो प्रपोजल है उसके फेवर में वोट किया है उसका परसेंटेज निकालने के लिए 66.67 को जितने लोगों ने फेवर में वोट किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट थे उससे डिवाइड करेंगे। तो इस केस में हम 66.67 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 23 करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल फेवर में परसेंटेज आएगी वो 34.78% आएगी। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को हम जोड़ेंगे तो टोटल फेवर में 68.11 आएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वोटिंग के केस में 75% लोगों को फेवर में वोट करना है तभी प्रपोजल को पास माना जाएगा। इस केस में जो वोटिंग हुई है वो लेस देन 75% फेवर में हुई है, तो प्रपोजल जो है वो अप्रूव नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सो यू कैन सी हियर इट्स नॉट अप्रूव्ड। नाउ हैव अ लुक एट द ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में भी जो हमारे टोटल काउंसिल के मेंबर वे 33 हैं, क्योंकि हमेशा 33 ही रहेंगे, वो बड़े घट नहीं सकते हैं। इस केस में भी हमने ऑप्शन 2 की तरह ही एज्यूम किया है कि 25 लोग मीटिंग में प्रेजेंट है, 2 स्टेट गवर्नमेंट से और 23 स्टेट गवर्नमेंट से। सॉरी, मैंने 2 स्टेट गवर्नमेंट से कहा था, एक्चुअली 2 सेंट्रल गवर्नमेंट से और 23 स्टेट गवर्नमेंट से प्रेजेंट है, तो टोटल 25 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। तो इस केस में भी वी कैन सी कि जो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो कोरम की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, क्योंकि 17 से ज़्यादा हैं। सो 50% से ज़्यादा हैं तो कोरम पूरा है, तो मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। अब इस केस में आप देखो कि 19 लोगों ने जो प्रपोजल आया उसके फेवर में वोट किया, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के और 17 स्टेट गवर्नमेंट के। अब इस केस में हम देखते हैं कैलकुलेशन से कि जो प्रपोजल है वो पास है कि नहीं है।
मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेटेज है वो 33.33% है, क्योंकि इस केस में दोबारा दो लोगों ने फेवर में ही वोट किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 33.33% रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि वेटेज 66.67% है। जैसे हमने पीछे कैलकुलेशन किया था, इसमें भी वैसे करेंगे। जो टोटल वेटेज है उसको जितने मेंबर्स ने फेवर में वोट किया विच इज़ 17, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं विच इज़ 23, उससे डिवाइड करेंगे। तो हमको जितने लोगों ने फेवर में वोट किया उसकी परसेंटेज मिल जाएगी। तो इस केस में जो परसेंटेज आ रही है ये 49.28 आ रही है। अब इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल हमारी परसेंटेज 82.61% हो जाती है, विच इज़ मोर देन 75%, जो हमारी किसी भी प्रपोजल को पास करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में जो डिसीजन होगा वो अप्रूव हो जाएगा। आई होप द कैलकुलेशंस आर क्लियर टू यू। Yes, sir, very clear. गुड नोरा। आई होप कि इस सेशन में जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए आर क्लियर टू यू। Yes, sir, it was really fun and easy to understand. गुड नोरा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 271। हम अगले सेशन में आर्टिकल 271 के बारे में डिस्कस करेंगे जो सेस की बात करता है। Okay, sir. Bye bye. बाय नोरा, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Sure, sir. Hey guys, today's session was so interesting. What do you think? If you still have any doubt, you can write in the comment section. We shall get back to you. If you like the video, please subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notification of our every new video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. See you soon with a new video. Bye bye.